ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के वर्तमान परिदृश्य पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है और आज शाम इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे और गोवा से हैं हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोवा में इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा बनाम कांग्रेस का लग रहा है, लेकिन के लाल जी, जो दो और पार्टियों का आगमन हुआ है गोवा में इस चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कितना रोचक संघर्ष देख रहे हैं आप? इस बार का विधानसभा चुनाव आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला है। अब तक जो चुनाव हुए 2017 का या 2012 का, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था, लेकिन इस बार जो यहाँ का चुनाव है वो बड़ा रोचक हो गया है। जैसे तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव मैदान में है और इसके अलावा कई राजनीतिक दल भी चुनाव मैदान में हैं जो स्थानीय मुद्दा को जोर शोर से उठा रहे हैं। आप यहाँ कह नहीं सकते हैं कि दो दलों के बीच का मुकाबला है, और हर एक जगह त्रिकोणीय मुकाबला है या चतुष्कोणीय मुकाबला है। डायरेक्ट फाइट कहीं पर नहीं है। और इस बार खास बात यह है कि बीजेपी जो है पहली बार विधानसभा चुनाव गोवा में बगैर किसी गठबंधन के सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक से गठबंधन है। तृणमूल कांग्रेस का महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन है। तृणमूल कांग्रेस के 26 और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और दूसरी बार गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है। पार्टी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है। एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन ने 23 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है। अगर हम पणजी की बात करें तो वहां से मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मडगांव में भी जोरदार संघर्ष होने की उम्मीद है। मंडरेम भी एक ऐसी सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जहां 32 साल तक भाजपा की सेवा करने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इन सीटों पर क्या देखते हैं आप? यहाँ भी डायरेक्ट फाइट है या यहाँ भी जो वोटर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है? आप पणजी की बात कर रहे हैं, वहाँ मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनाव मैदान में है। वो हमेशा ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि चूंकि हमें बीजेपी का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहा हूँ, लेकिन यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। बड़ा स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई रेबल नहीं है। ये मतदाता यहाँ के कंफ्यूज हैं कि उत्पल पर्रिकर को वोट दें या बीजेपी ने जिसको टिकट दिया उसको दें। इससे आप जान सकते हैं कि पणजी का चुनावी मुकाबला कितना रोचक है। राघवेश जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आज प्रचार के अंतिम दिन वहां पर कई बड़े नेता गए। सीधा मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस का होता रहा है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, ऐसा उत्तराखंड का ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ क्या इस बार संघर्ष रोचक बन पड़ा है? निश्चित रूप से समीकरण बदलेंगे इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी सक्रियता से चुनाव लड़ रही है और कोई बार बार कर रही, जैसा आपने कहा कि यहाँ ट्रेंड है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो उसका कहना है कि मैं तीसरा विकल्प हूँ, मैं, आप मुझे भी आजमा सकते हैं। और दिल्ली चूंकि करीब है उत्तराखंड से, देहरादून करीब है, उत्तराखंड के काफी सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का मॉडल बताते हैं, दिल्ली मैंने ये किया तो इस ढंग से यहाँ भी करूंगा, ऐसा इनको वायदा भी कर रहे हैं। और इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है। आपने बात की कि आज चुनाव प्रचार के लिए बड़े नेता प्रदेश भर में दौरे पे थे, तो बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक भी या यूं कहे जनता में अपना स्थान है, तो उनकी जनसभा हुई रुद्रपुर में, अमित शाह की जनसभा हुई, कांग्रेस की ओर से भी प्रियंका गांधी ने रैली की खटीमा में की, और उसके अलावा वहाँ की हुड्डा की रैली कांग्रेस की ओर से वहाँ पे हरिद्वार में हुई। तो इस तरह से कहा जाए तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों के शीर्ष नेता आज प्रचार मैदान में कूदे हुए हैं और बड़ी बड़ी जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं कई जगहों पे। तो इस तरह से कहा जाए कि चुनाव बड़ा रोचक है और बड़ा दिलचस्प है। सभी दलों के उम्मीदवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को लाने के लिए। राघवेश जी, चुनाव के बीच और चुनाव से पहले जो है वो दल बदल भी देखा गया। कांग्रेस के कई दिग्गज भाजपा में गए, भाजपा के कई बड़े नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। अब दल बदल के बाद जो टिकट का बंटवारा हुआ है,
किन सीटों पर रोचक संघर्ष आप देख रहे हैं, जहां कांटे की फाइट हो सकती है? मुख्य रूप से बात की जाए तो ये खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और लाल कुआं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ मुकाबला बड़ा रोचक है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। लाल कुआं में तो बल्कि कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार वहाँ मजबूती से टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार को। और जैसा आपने कहा कि दल बदल हुआ, दोनों ही पार्टियों हुआ, अभी भी चल ही रहा है, कई जगहों पे नेताओं का दल बदल हो ही रहा है। इन सब के बीच जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उम्मीदवारों की घोषणा हुई, तो उसके बाद कुछ जगह बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए, बाद में कुछ ने वापस भी ले लिया। लेकिन जो नया ट्रेंड डेवलप हुआ है उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है कि जो बागी उम्मीदवार तो नहीं है लेकिन असंतुष्ट कहें वो, तो असंतुष्ट जो है वो किस ढंग से अपने जो आधिकारिक उम्मीदवार उसको इतना प्रभावित करेंगे चुनाव को, यह कहना भी मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जो असंतुष्ट नेता है वो भी पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं और भले ही वो दल के लिए काम करने की बात करें, लेकिन कहीं न कहीं इनका असंतोष प्रभावित कर सकता है मतदाताओं को और चुनाव में जो परिणाम वो भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर इन चुनाव के मुद्दों की बात करें तो के लाल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि गोवा में जहां भाजपा पिछले 5 साल के शासन की उपलब्धियां गिना रही है, वहां कांग्रेस और बाकी पार्टियों के पास क्या मुद्दा है चुनाव में? कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी के लिए यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल के दौरान रोजगार के मुहैया अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए, लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं कराई गई, रोजगार में बहुत घोटाला हुआ है जिसकी जांच की जाएगी। और ये लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेंगे और उसके जरिए ईमानदारी पूर्वक लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो एक बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। दूसरा है कि यहाँ माइनिंग का काम, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्तर से काफी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, जो आय का बहुत बड़ा जरिया था, तो माइनिंग का कार्य स्थगित होने के कारण ये लोगों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए बीजेपी भी कह रही है कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो मैं शीघ्र माइनिंग का कार्य शुरू करूंगा। कांग्रेस भी कहती है कि आएगी तो मैं 6 महीने में करूंगा। टीएमसी आप सब कह रही है कि हम तुरंत माइनिंग का कार्य शुरू करेंगे। तीसरी बात, बीजेपी गोल्डन गोवा का नारा दे रही कि समग्र विकास हम करेंगे, आधारभूत संरचना का जो भी गोवा में विकास हुआ वो बीजेपी ने कराया है। तो विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर शोर से उठाए जा रहे हैं विपक्षी दल, आप हो, तृणमूल कांग्रेस हो या जो नई पार्टियां हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये सब जोर जोर से उठा रहे हैं। कल जैसे राहुल गांधी का यहाँ दौरा था तो राहुल गांधी ने भी ये जोर शोर से उठाया कि हम इसको IT हब बनाएंगे। फिर टूरिज्म के मुद्दे को भी लोग उठा रहे हैं कि टूरिज्म को जिस तरह से सहयोग किया जाना चाहिए उस तरह से टूरिज्म को सहयोग नहीं किया जा रहा है। टूरिज्म का जो है पूरे देश का एक केंद्र बिंदु है जहाँ देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, तो उनको भी उठाएंगे। तो टूरिज्म का भी मुद्दा जोर शोर से सभी दल उठा रहे हैं। राघवेश जी, उत्तराखंड में जहां भाजपा शासन की उपलब्धियां गिना रही है, कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात करती है, जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे आपको नजर आए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार में जो विकास हुआ है, ऑल वेदर रोड की बात की भारतीय जनता पार्टी ने, चारधाम की बात की, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इनके चले हैं, केदारनाथ में जो डेवलपमेंट हुआ, उस सारे जो उन्होंने विकास कार्य किए उनको बताते हुए मतदाताओं से ये बार बार कह रहे हैं कि चूंकि डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले की तरह बनती है तो विकास में तेजी आएगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही है, उसका कहना है कुछ हुआ ही नहीं, उस नीतियों की आलोचना कर रही है, कार्यक्रमों की आलोचना कर रही है और रोजगार का मुद्दा उठा रही है, पलायन का मुद्दा उठा रही है। हालांकि पलायन आयोग का गठन भाजपा सरकार में हुआ था। कमोबेश रोजगार है, पलायन है, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बराबर बता रही है कि इन क्षेत्रों में काम किया है। और एक की बड़ी मजेदार बताऊं मैं कि उत्तराखंड में जो नए मतदाता हैं 18 से 19 वर्ष के, करीब 1,63,338 मतदाता है, जब नए मतदाता है जो पहली बार इनरोल्ड हुआ है मतदाता सूची में। तो ये मतदाताओं की बड़ी संख्या है और युवा मतदाता कई सारी जो केंद्र सरकार यूनियन उससे प्रभावित हो सकता है, ऐसा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट का ना। इन सब के बीच में ये जरूर है कि चूंकि जैसे यहाँ ट्रेंड रहा है, कभी एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार उस ट्रेंड को अगर माना जाए तो कांग्रेस का ट्रेंड है, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है और सोमवार को मतदान 8 बजे शुरू होगा, शाम 6 बजे तक चलेगा। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के वर्तमान परिदृश्य पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।